हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने हरियाणा एडीए के लिए सीपीसी की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सेक्शन नंबर 14 तक सम अप कर लिया था। सो हम स्टार्ट करें सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 32 तक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हरियाणा एडीए प्री एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोबारा बताना चाहूँगा, आप लोग अनअकैडमी में मुझे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और अनअकैडमी पे हरियाणा एडीए की टेस्ट सीरीज भी मैं लेके आ रहा हूँ। सो उसके लिए आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी पे हरियाणा एडीए की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ के साथ में जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। और साथ ही साथ में आपको बताइए, मैं डेली बेसिस पे हरियाणा एडी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 15 से। आइए, सो प्लेस ऑफ स्विंग की बात कर रहा है। जनरली पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है हम सेक्शन नंबर 15 पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 15 प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है किस कोर्ट के अंदर आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सूट अगर सीपीसी में इंस्टीट्यूट किया जाता है तो वो जो कोर्ट होगी वो आपकी हमेशा लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट होगी, एंड साथ के साथ में कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। सो कोई भी सूट अगर आप सीपीसी में इंस्टीट्यूट करना चाहते हो, देन दैट शूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई। नाउ नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 भी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इन्होंने ये कहा, सेक्शन नंबर 16 कहता है कि सूट अगर आप इंस्टीट्यूट करना चाहते हो, कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करोगे। सेक्शन ने हेडिंग में ही क्लियर कर दिया जहाँ सब्जेक्ट मैटर आपका सिचुएट करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पिक्यूनियरी या अदर लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी सूट है, फर्स्ट आप कहते हैं कि रिकवरी करना चाहते हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की विद और विदाउट रेंट्स और प्रॉफिट, या फिर आप पार्टीशन कराना चाहते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या फिर आप फोरक्लोजर का सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, सेल का, रिडम्पशन का, मॉर्गेज के केस में, चार्ज के केस में, या फिर आप अपने अदर राइट्स जो हैं या इंटरेस्ट जो है मूल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उनके अगेंस्ट कोई एक सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर आप कंपनसेशन का सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं, किसी ने आपकी मूल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रॉन्ग कमिट कर दिया, या फिर आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हो फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये चीज़ याद रखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने क्या कर रखी है, अंडर अटैचमेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब मूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट में होती है तो उसकी जो एक लोकेशन है, उसकी जो एक जगह है वो फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जितने भी सूट्स हैं आप कहाँ इंस्टीट्यूट को करेंगे। कह रहा है कि जिस कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट करती होगी वहाँ पे आप सूट इंस्टीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सेक्शन 16 प्री में आता है। ये 4-5 पॉइंट है। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोज, सेल, रिडम्पशन, और कोई भी राइट है या कोई भी इंटरेस्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और साथ के साथ में जो कंपनसेशन है अगर रॉन्ग कमिट किया इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर लास्ट वाला पॉइंट जो है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी जो है अटैचमेंट कर ली गई है इसलिए उसकी लोकेशन फिक्स हो गई है, इसलिए हमने उसको सेक्शन नंबर 16 में डाल दिया। ठीक है, तो सेक्शन 16 इसी चीज़ के ऊपर है जो प्री में आपसे पूछा जाता है। नाउ सेक्शन नंबर 17 पे चलते हैं। सेक्शन 17 कहते हैं सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे सिर्फ याद रखना डिफरेंट कोर्ट्स। प्री में आता है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट की जुरिसडिक्शन में सिचुएट करती है तो आप सूट कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी कोर्ट में, एनी कोर्ट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यू कैन इंस्टीट्यूट योर सूट इन एनी ऑफ द कोर्ट जहाँ जहाँ आपकी सूट जो है जहाँ जहाँ आपकी जो प्रॉपर्टी है सिचुएट कर रही है। तो सेक्शन 17 यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कौन कौन से सेक्शंस जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कौन कौन से सेक्शंस जो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। तो 16, 17 इमूवेबल से डील करते हैं। नाउ साथ के साथ बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 की। सेक्शन 18 बात करता है जहां अनसर्टेन है, आपको पता ही नहीं है कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहाँ होगा, जहां कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है अनसर्टेन है। ठीक है, तो ये इसका हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है प्री में। सेक्शन 18 हेडिंग बेस्ड, अंदर का कुछ भी मत पढ़ना, सिर्फ हेडिंग बेस्ड आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सेक्शन नंबर 19 है, ये है मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। प्री में आता है, हमेशा याद रखिएगा 16 से 18 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की जनरली बात करते हैं, 19 जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। अगर आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हो कंपनसेशन के रिगार्डिंग, किसी व्यक्ति ने कोई रॉन्ग कमिट कर दिया पर्सन के रिगार्डिंग या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे अलग कंसेप्ट है। ये कहता है कि जहाँ रॉन्ग कमिट हुआ है वो एक लोकल लिमिट से एक किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आ रहा है, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो किसी और की कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रह रहा है, और डिफेंडेंट अपना बिजनेस भी किसी और कोर्ट की जुरिसडिक्शन में कर रहा है या पर्सनली वर्क कर रहा है किसी और कोर्ट की जुरिसडिक्शन में। तो हमेशा याद रखिएगा इस केस में क्या होगा, ये जो लिखा हुआ ना, एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ चाहे तो किसी भी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। ए जो है दिल्ली में रहता है, ठीक है, बीट करता है, बी जो है कलकत्ता में बीट करता है, बी बीट्स बी इन कलकत्ता, बी जो है आपका सूट कलकत्ता में भी फाइल कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है। तो सेक्शन 19 मूवेबल प्रॉपर्टी हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे हरियाणा एडी में पूछा जा सकता है।
नाउ सेक्शन 20 जो है रेसिड्यूरी सेक्शन है, जो बच गए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे अदर सूट्स होते हैं, वो जो बच गए हैं वो कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जाएंगे, तो ये भी आपका प्री में काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। जनरली ए और बी जो है वो यही कहता है, जहाँ डिफेंडेंट रह रहा है, वर्क कर रहा है बिजनेस के लिए या फिर पर्सनली आपका जो है वर्क फॉर गेन कर रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसका जो सी पॉइंट है वो आपको याद रखना है, सी पॉइंट बहुत अच्छा है, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन आपका कंप्लीटली अराइज हुआ हो या इन पार्ट्स में कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग जगह पे राइज हुआ हो, तो आप कहीं पे भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। साथ के साथ में एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, काफ़ी बार प्री में आता है। एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो कंपनीज़ हैं, जैसे अनअकैडमी का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, लेकिन आप अनअकैडमी के अगेंस्ट अगर सूट इंस्टीट्यूट करना चाहें तो कहाँ कर सकते हो। कह रहे हैं जहाँ इनका सोल ऑफिस है या जो प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है इनका, आप उस जगह पे कर, जैसे दिल्ली में सबऑर्डिनेट ऑफिस है, चंडीगढ़ में, वहाँ पे भी कर सकते हो, बट हिसार में सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है तो आप हिसार में नहीं कर सकते हो। दिल्ली में कर सकते हो, चंडीगढ़ में कर सकते हो, जयपुर में कर सकते हो, ठीक है, लखनऊ में कर सकते हो। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन हमेशा याद रखनी है, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 21 पे चलते हैं, ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन। ये बहुत अच्छा है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, देखो जनरली जो है ऑब्जेक्शंस को अलाउड नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करनी है तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी ऑब्जेक्शंस जो रेज करें। साथ ही साथ एंड वर्ड लिखा गया है हर एक केस में जहां आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, या तो इशू जो सेटल्ड हो रहे हैं उस टाइम पे करें, या बिफोर सच सेटलमेंट आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई मतलब बिल्कुल आप कह रहे हो कि एट लास्ट कहाँ तक कर सकते हैं, ये साफ साफ लिखा है, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो आप ऑब्जेक्शंस, हम जो है एपिलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट ऑब्जेक्शंस को अलाउड कर देगी। तो जनरली आपसे प्री में पूछा जाता है एट दी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, और इन ऑल केसेस इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट आप रेज कर सकते हो। और लास्ट जो है कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, ये दो आपके बेसिक ग्राउंड है यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करने के, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 21 से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट 21A प्री में आता है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि 21A को सीपीसी में कब इनकॉर्पोरेट किया गया, ये भी आपको याद रखना है। 1976 में इसको सीपीसी में इनकॉर्पोरेट किया गया। ये कह रहा है कि बार है कि आप कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते एक ऐसी डिग्री को सेटिस्फाइड करवाने के लिए इस ग्राउंड के ऊपर, क्या ग्राउंड है, ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्विंग। तो कोई भी सूट जो है लाई नहीं करेगा इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए कि भाई ये जो डिग्री है इसकी वैलिडिटी जो है ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करना चाहते हो। किस ग्राउंड के ऊपर? ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्विंग। सो ऑब्जेक्शन अगर आपको है प्लेस ऑफ स्विंग के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो, आपको सेक्शन 21 में ऑब्जेक्शन ही रेज करने हैं। तो सेक्शन 21A जो है बार इंपोज करता है कि कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा किसी भी ऐसी डिग्री को सेटिस्फाइड करवाने के लिए इस ग्राउंड के ऊपर कि आपका जो प्लेस ऑफ स्विंग है वो गलत था या सही था, ये डील ही नहीं किया जाएगा, सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। 21A बड़ा क्लियर कहता है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। नाउ 22 कहता है, जनरल है ये सेक्शन, कि पावर है आप सूट्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हो जहाँ जो सूट आपका एक से ज़्यादा कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट किया जा सकता था। तो डिफेंडेंट्स आप जो है यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, वेरियस सूट में भी इंस्टीट्यूटेड, एक से ज़्यादा कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जाता था बट एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया। तो कोई भी डिफेंडेंट नोटिस देने के बाद अदर पार्टीज़ को जितना जल्दी हो सके, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, या फिर जहाँ पे इश्यूज़ और सेटलमेंट हुई है इश्यूज़ की, ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए कोर्ट के पास कि मेरा सूट ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। और कोर्ट जो है, कोर्ट के पास जब आप एप्लीकेशन लगाओ, कोर्ट कंसीडर करने के बाद दूसरी पार्टीज़ के ऑब्जेक्शन जो भी होगा अपना डिसीजन यहाँ पे कोर्ट पास कर सकती है। तो 22 जनरली पावर देता है सूट्स को ट्रांसफ़र करने की, जहाँ पे आप सूट जो है एक से ज़्यादा कोर्ट की जुरिडिक्शन में इंस्टीट्यूट कर सकते थे। अगर आपने एक सूट इंस्टीट्यूट कर दिया किसी कोर्ट में तो प्लेंटिफ जो है एप्लीकेशन लगा के उसको ट्रांसफ़र करवा सकता है। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है 23 एंड 24 का, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ फाइल करोगे। देखो इसमें 3 कंसेप्ट है। पहला कहता है जहाँ सेवरल कोर्ट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट है सेम एपिलेट कोर्ट, उनकी एपिलेट कोर्ट एक ही है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है, इनकी एपिलेट कौन सी होती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है। नीचे सिविल जज जूनियर डिवीज़न है, उसकी एपिलेट कोर्ट कौन सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। तो कह रहा है अगर इनकी सबकी एपिलेट कोर्ट सेम है तो आप एप्लीकेशन लगा देंगे एपिलेट कोर्ट में। दूसरा कहता है कि ये जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, एपिलेट कोर्ट इनकी डिफरेंट है लेकिन सारी की सारी एक ही हाई कोर्ट के नीचे आती है, तो आप एप्लीकेशन लगा देंगे हाई कोर्ट में, ठीक है। थर्ड कहता है कि भाई हाई कोर्ट भी डिफरेंट है, हाई कोर्ट भी डिफरेंट है, तो आप एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे, बोला जहाँ पहले सूट इंस्टीट्यूट किया था ना उसके हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा देंगे। जहाँ पहले सूट इंस्टीट्यूट किया था, जहाँ पे भी पहले इनिशिएट लिया गया उसी के कंसर्न हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा देंगे ट्रांसफर कराने के लिए। सो दिस इज सेक्शन नंबर 23। नाउ सेक्शन 24,
सेक्शन 24 जनरल पावर देता है हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है। इनके पास पावर है ट्रांसफ़र और विड्रॉ करने की, किसी भी सूट को, किसी भी अपील को, किसी भी प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जनरल पावर है। हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे हरियाणा एडी में पूछा जा सकता है, इन डिटेल यहाँ से नहीं पूछा जाएगा 24 से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन 25 में 2 क्वेश्चन बनते हैं प्री के लिए। पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए सूट्स को, सेक्शन नंबर 25 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन पे भी कर सकता है, सुओ मोटो पे भी कर सकता है। ऊपर जो हमने पढ़ा इससे पहले वाला सेक्शन 24, वहाँ पे भी एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, सुओ मोटो भी हो सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 25 में अगर आपकी एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि आपकी एप्लीकेशन फ्रीवलेस है, वेक्शीस है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा आपके अगेंस्ट कि आप कंपनसेशन प्रोवाइड करें उस व्यक्ति को जिसने आपकी एप्लीकेशन को वहाँ पे डिफेंड करने का काम किया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनसेशन कितना होगा, नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपये तक का कंपनसेशन के ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है अगेंस्ट यू, जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि आपकी एप्लीकेशन फ्रीवलेस है और वेक्शीस है। ये कंपनसेशन उस व्यक्ति को दीजिए जिसने आपकी एप्लीकेशन को अपोज करने का काम किया, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट सेक्शन है। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, हमेशा याद रखिएगा सेक्शन 26, सूट कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। पहला तरीका ये है। दूसरा इन्होंने बताया, इन सच मैनर, जो भी अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब किया गया सीपीसी के द्वारा, तो 2 मोड हैं। फर्स्ट मोड है आप प्लेंट को प्रेजेंट कीजिए, सूट इंस्टीट्यूट हो गया। दूसरा, या कोई अदर मोड हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो वह उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। और जितनी भी प्लेंट होंगी उनको शेल वर्ड लिखा गया, एफिडेविट की तरह प्रूव किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्शन नंबर 26 है, कैसे होगा प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से या इन सच अदर मैनर जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, और साथ के साथ में एफिडेविट्स के थ्रू आप प्रूव करने का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं समन्स एंड डिस्कवरी। समन्स एंड डिस्कवरी, देखो जब आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है तो सेक्शन 27 कहता है समन्स टू डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट को समन भेजो भाई, उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करती है। सेक्शन 27 कहता है जहाँ कहीं भी सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया तो समन इशू किए जाएंगे डिफेंडेंट को कि भैया आप आइए और जो क्लेम है आपके अगेंस्ट उनका आंसर कीजिए, और जो समन्स है उनको सर्व किया जाएगा, जो मैनर प्रिस्क्राइब आगे चल के हम पढ़ेंगे रेलेवेंट ऑर्डर के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग समन्स को सर्व किया जाएगा। ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन आप आइए, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह फाइल कीजिए। तो जनरली 30 डेज का टाइम पीरियड होता है डिफेंडेंट के पास WS फाइल करने का, सेक्शन 27 ये बात कहता है। 28 आपको नहीं पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर दूसरी स्टेट में रह रहा है तो नहीं आएगा यहाँ से जनरली क्वेश्चन, ठीक है। 28 के बाद 29 हेडिंग बेस्ड पढ़ लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हरियाणा हेडिंग में नहीं आने वाला, इतने क्वेश्चन ही नहीं बनते। सेक्शन 30 स्किप कर देना, मत पढ़ना, डायरेक्टली आपको पढ़ना सेक्शन नंबर 31, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, समन्स टू विटनेसेस, कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 31 में, बस याद रखना समन्स टू विटनेसेस सेक्शन 31 में दिया हुआ है। नाउ सेक्शन नंबर 32 से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेक्शन 32 कहता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, ये साफ साफ कह रहा है कि भैया हमने जिस व्यक्ति के अगेंस्ट समन्स इशू किए वो व्यक्ति अपीयर नहीं हो रहा है, तो उसकी अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है। यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हैं। पहला, कोर्ट जो है वारंट इशू कर सकती है उसको अरेस्ट करने के लिए। दूसरा, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच और सेल करा सकती है, ये क्वेश्चन आएगा प्री में यहाँ से, ठीक है। और तीसरा ग्राउंड जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट जो है फाइन इंपोज कर सकती है 5000 रुपये तक का, ये आपको याद रखना है, ये प्री में आपसे पूछा जा सकता है। कोर्ट जो है 5000 रुपये तक का फाइन इंपोज कर सकती है टू कंपल द अटेंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके अगेंस्ट हमने समन्स इशू किए। और लास्ट में कोर्ट जो ऑर्डर कर सकती है कि आप सिक्योरिटी फर्निश करके जाएं आपकी अपीयरेंस के लिए, और अगर आप नहीं आते हैं सिक्योरिटी फर्निश करने के बाद तो आपको हम सिविल प्रिजन में उठा के डाल देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा सेक्शन 32 डिफॉल्ट की बात करता है। डिफॉल्ट इन केस जहाँ समन्स आपके अगेंस्ट इशू किए हैं बट यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द समन्स, और कोर्ट आपकी अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए 4 चीज़ों का यूज़ कर सकता है। वारंट इशू कर सकता है आपको अरेस्ट करने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल करवा सकते हैं, आपके ऊपर फाइन इंपोज कर सकते हैं 5000 रुपये तक का, और साथ के साथ में आपके रिगार्डिंग ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आपसे सिक्योरिटी भरवाई जाए, और अगर आप सिक्योरिटी को कंप्लाई विद नहीं करते हो इन डिफॉल्ट ऑफ कंप्लाइंग विद द सिक्योरिटी तो आपको उठा के सिविल प्रिजन में डाल दिया जाए। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 32। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाली है, मे बी इस जिस सेशन को आप देख रहे हो सेशन कंप्लीट होते ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। सो बैक टू बैक वीडियोस आपके पास आ रही हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 33 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। जाने से पहले फिर बताना चाहूँगा आप लोग अनअकैडमी में मुझे ज्वाइन कर सकते हो लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करके। इन डिटेल में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि अभी ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूँ, इन डिटेल में नहीं जाया जाएगा। और साथ के साथ में रात को 9 बजे हरियाणा एडीए की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसको जरूर अटेंड करें, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा और होपफुली हरियाणा एडीए अब की बार क्लियर हो जाएगा। सो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
नेक्स्ट जो है हम सेक्शन नंबर 33 से लेके आपका 60 तक जाने की कोशिश करेंगे या 70 तक जाने की कोशिश करेंगे। मेरा टारगेट यही है कि 7-8 दिन में मैं आपको पूरी CPC कंप्लीट करवा दूं। मैक्सिमम 25 जुलाई तक मैं आपकी CPC करवा दूं। 3-4 दिन रह जाएं तो आप प्रैक्टिस कर लें थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, साथ के साथ में आप लोग भी रिवाइज करते रहना, वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहेंगी आपको। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ रही है। बाय।